नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। राजस्थान में सियासी संकट के बाद एक बार छटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 25 सितंबर को उठा तूफान अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। सियासी घटनाक्रम के बाद शांत पड़ी राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर बवाल। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के तार आतंकी संगठन से जुड़े। जगत जननी मां आदिशक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर पर शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वाह किया। खबरें विस्तार से। राजस्थान में सियासी संकट में बादल एक बार छटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 25 सितंबर को उठा तूफान अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे की कमान समर्थित विधायकों ने संभाल रखी है, जहां दोनों गुटों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। गहलोत गुट जहां पायलट खेमे को लगातार 2020 की बगावत याद दिला रहा है, वहीं पायलट खेमा चुप्पी साधे बैठा है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने देर रात कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलने के बाद पायलट उनके घर गए थे और बता दें कि जयपुर में विधायक दल की बैठक में बहिष्कार में प्रताप सिंह अहम भूमिका में रहे हैं। बागी विधायकों को मंत्री शांति धारीवाल के घर से स्पीकर जोशी के घर ले गए, जहां उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान की सियासी घटना के बाद शांत पड़ी राजस्थान कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर बवाल हो चुका है। प्रदेश में मची हलचल के केंद्र में एक बार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मंत्री प्रताप सिंह के उनकी हुई 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगने के बाद जहां गहलोत गुट पायलट खेमे के बीच बयानबाजी लगातार जारी है, वहीं पायलट खेमा लगातार चुप्पी साथे बैठा हुआ है। ये पूरी सियासी घटनाक्रम के बाद पायलट ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन गहलोत गुट के माने जाने वाले खाचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट के साथ मेरे घर सभी तरह की चर्चा हुई है और इसमें कोई नई बात नहीं है। बता दें कि सचिन पायलट ने अपने आवास पर कई नेताओं से मुलाकात की, जिनमें मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी शामिल थे। वहीं मंत्री विधायकों के मुलाकात के बाद पायलट दिल्ली रवाना हो चुके थे। चाहिए आपको कि सचिन पायलट जी और मैं खुद विधानसभा में एक ही टेबल पर बैठते हैं। फर्स्ट रो की जो चेयर है उसमें हम दोनों बराबर बैठते हैं, तो वहां भी बात होती रहती है। तो ये जो आप कहते हो ना हमारी बात नहीं होती, हमारी बात तो विधानसभा में भी होती रहती है। वो घर पर आ गए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो मिलते ही हैं, एक ही तो चेयर पर बैठते हैं, दोनों बराबर बैठते हैं, तो चुपचाप तोड़ना रहते हैं। आपने वहां भी बहुत बातें करते हुए देखा है। और पायलट साहब आएंगे तो वहां कोई हम दोनों बैठ के भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो सब बातें हुई, अब क्या हुई वो बताने की नहीं है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। शाह जहां अपने इस दौरे में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करेंगे, उसके साथ ही प्रदेश में विकास को गति देने की बात भी कर रहे हैं। कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण भी किया। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय प्रवास पर अमित शाह का राजौरी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया था। भारत माता की जय के नारे के साथ यह विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाले को आड़े हाथे लिया। शाह ने कहा कि आज रैली अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों को करारा जवाब है। इस मौके पर
गृह मंत्री ने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि जब जब भारत पर कोई खतरा आया, मेरे पहाड़ी भाई व गुर्जर और बाकी लोगों ने चट्टान की तरह खड़े होकर वहीं पे देश के लिए काम किया है। राजौरी पुंछ के इन लोगों की वीरता को भारतीय सेना और पूरा देश सलाम करता है। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 ए उखाड़ कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के तार आतंकी संगठन से जुड़े हैं। आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने डीजी लोहिया की कायराना हत्या की जिम्मेदारी ली है और कश्मीर में सक्रिय इस आतंकवादी संगठन ने जम्मू कश्मीर उदयवाला में डीजी जेल की उसके दोस्त पर हत्या करने का दावा भी पेश किया था। इस हमले में अंजाम देकर उन्होंने यह दिखा दिया है कि वे जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। पीएफएफ के प्रवक्ता तनवीर अहमद ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद यहाँ छोटा सा तोहफा हम दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि उनके स्पेशल स्क्वाड ने इंटेलिजेंस के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया है। कश्मीर घाटी में हाल ही में सक्रिय हुए आतंकी संगठन ने दावा किया है कि आगे भी इस तरह की आतंकी वारदातों का अंजाम देंगे और गृह मंत्री को चुनौती दे दी है। जगत जननी मां आदिशक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वहन करके अपने ध्येय को और मजबूती दी। नवरात्र की 9वीं पर सीएम योगी ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया। दक्षिणा और उपहार देने उनका आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी कन्याओं का पूजन किया था। कन्या पूजन अनुष्ठान में सुबह मुख्यमंत्री ने मठ के प्रथम तल पर स्थित भोजन कक्ष में श्रद्धा भाव से परंपरागत रूप से परात में चांदी के लोटे में भरे जल से कुंवारी कन्याओं के बारी बारी पांव धोए थे। उनके मस्तक पर रोली, चंदन, दही, अक्षत, दुर्वा का तिलक लगाया था। श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा भी दी गई थी। देवी स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ पूर्णवर्ती वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगह जगह लगते हैं। लोग पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान के साथ जुड़ते हैं और अभी विगत 2 दिनों से पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा
स्वच्छता के पाठ के साथ ही आप लोग देखते गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की विशिष्ट पूजन और अनुष्ठान किया। विशेष परिधान में सीएम योगी ने पीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए मंगलवार सुबह 9 बजे से विधि विधान पूर्वक श्रीनाथ जी की पूजा आराधना की। इस विशिष्ट पूजन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ से जुड़ी, जहां नवरात्र प्रतिपदा से अनुष्ठान चल रहे थे। शक्तिपीठ में वेदों पूजा उपरांत सीएम योगी मंदिर के अन्य साधु संतों के साथ संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यगण व वेद पाठी छात्रों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीनाथ जी के मुख्य मंदिर पहुंचे और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा की और आरती भी उतारी। साथ ही में मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ श्रीनाथ परंपरा के विशेष यंत्र नागफनी, शंख, ढोल और डमरू की गूंज से पूजा की और मंदिर परिसर में भक्ति सागर में हिलोरे तब ले रहा था और भक्तों भी वहीं पे हाजिर थे। बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुधाकर सिंह जिले के अगोरा पहुंचे थे और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अगोरा प्रखंड मुख्यालय में आदिवासियों और किसानों के साथ सम्मेलन किया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में बदलाव के लिए आए थे, स्थिति को यथावत बरकरार रखने के लिए नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ लोगों के लिए फिट नहीं बैठा हूँ, तो मेरे तुरंत इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले कैमूर के चांद में एक किसान सम्मेलन के दौरान उन्होंने मंच से कहा था कि मेरे विभाग के अधिकारी चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूं। इसके बाद ही नीतीश सरकार और सुधाकर सिंह के बीच तख्ती बढ़ चुकी थी। बाद में उन्होंने कृषि मंत्री के पद से हटा दिया गया था। इस्तीफे के बाद सुधाकर सिंह ने फिर से नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों ले लिया। कहा कि अब मैं कृषि मंत्री नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याओं को दूर नहीं करूंगा। मैं आपकी समस्याओं को दूर कराने के लिए सदा तत्पर हूं। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि सत्ता में बदलाव के लिए आए थे, न कि व्यवस्थित यथास्थिति है वो बरकरार रखने के लिए हम आए थे। सुधाकर सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को लगा कि हम इस व्यवस्था में फिट नहीं बैठे। सत्ता में हम आए हैं बदलाव के लिए, हम सत्ता में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। कम से कम मुझसे ये अपेक्षा लोगों को नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने लगा कि हम इस व्यवस्था के लिए फिट नहीं है, मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं किया, हमको अलविदा करने में देर नहीं किया। हजारों लोग बैठे हैं यहाँ, वो लोग हैं जो राष्ट्र को बनाने में, इस राज्य को बनाने में जिनका कुर्बानी है। आज हम तारा भगत के वंशज, हम इसे देश की स्वतंत्रता आंदोलन के बिरसा मुंडा के वंशज, आज इस पहाड़ों में जो देश के निर्माण के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया था, उस समाज के लोगों को आज अपनी छोटी जरूरतों के लिए भी सत्ता के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, चिरौरी और मिन्नतें करना पड़ रहा है। क्या उसके बाद भी हुक्मरान जो बैठे हैं, जो सरकारी नौकरी में बैठे लोग हैं, वह मालिक के भाव से उधर आते। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर अपने विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चर्चा में है, लेकिन उनके आरोप ने उनके अपने दल राजद और सहयोगी जेडीयू को नाराज कर दिया। सुधाकर सिंह को इशारे में साफ साफ बता दिया कि इस तरह अपने विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सही बात है। इस तरह का बयान बर्खास्त नहीं किया जा सकता। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सुधाकर सिंह अपने विभाग के मंत्री और सक्षम है अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के लिए,
लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे थे, तो उनके नियत पर सवाल खड़े हो सकता है। वे बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं, इस तरह का बयान सही नहीं है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने मंत्री सुधाकर सिंह को ना सिर्फ नसीहत देते नजर पाए, लेकिन सुधाकर सिंह अपने विभाग के मंत्री और उन्हें काम करने के लिए मंत्री बनाया गया था। अगर उनके विभाग में अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो कार्यवाही क्यों नहीं करते। इस तरह सिर्फ बयान देना सही नहीं है। इस तरह का बयान देने से परहेज करें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की नजरें अब 2024 में होने लोकसभा चुनाव पर है। तेलंगाना राष्ट्र समिति प्रमुख चंद्रशेखर 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर यानी कि आज के दिन अपनी राष्ट्रीय पार्टी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि केसीआर दशहरा के मौके पर अपनी राष्ट्रीय पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। इसके पहले तेलंगाना भवन में एक बैठक की थी। सीएम ऑफिस के जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि इसी बैठक के बाद केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एंट्री के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि टीआरएस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के लिए रवाना होगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के नाम के ऐलान के बाद केसीआर 9 अक्टूबर को दिल्ली में एक जनसभा आयोजित करने वाले हैं। इस बारे में टीआरएस नेता श्रीधर रेड्डी ने कहा कि एनडीए शासन चलाने में असफल हुआ है। ऐसे में देश की जनता मजबूत राष्ट्रीय दल की ओर देख रही है। रेड्डी ने आगे कहा कि गुजरात मॉडल बुरी तरह से फेल हो चुका है। देश के लोग मजबूत विकल्प की ओर देख रहे हैं और इंतजार करिए और देखिए, सीएम केसीआर राष्ट्रीय पार्टी के नाम की घोषणा आज करने वाले हैं। केसीआर के इस संभावित कदम को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। तेलंगाना कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मधु गौड़ ने कहा कि केसीआर का राष्ट्रीय पार्टी के गठन का फैसला बेतुका है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को बेवकूफ बनाया और अब देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। यह उनकी नाकाम योग को छुपाने के लिए परिवार के सदस्यों को दिल्ली शराब घोटाले से बचाने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए केसीआर विपक्ष की सिर्फ बांटने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस की भाजपा मुक्त देश का विकल्प है। केसीआर भी ऐसा चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस में आ जाना चाहिए। इसको लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना की जनता से फिर वादों अभी पूरा तक नहीं किया है और ऐसे में राज्य की जनता में उनकी सरकार को लेकर भारी नाराजगी है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। बिहार में नगर निकाय चुनाव टला तय, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण को लेकर दिया फैसला।
बिहार के नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू। दिल्ली नगर निगम चुनाव नजदीक आते देखकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमले तेज कर दिए। आदेश गुप्ता ने कहा कि 8 सालों के कार्यकाल में केजरीवाल ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया और उनके बाद कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बुजुर्गों की पेंशन के 2 से 3 गुना कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित करके चुनावी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि बिहार सरकार के हुक्म से बंधकर। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेता, तब तक अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीट सामान्य माने जाएंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अति पिछड़ों को आरक्षण देने से पहले हाल में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग या तो अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य करार देकर चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार ट्रिपल टेस्ट करा नया सिरे से आरक्षण का प्रावधान बनाए। गौरतलब है कि स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति थी तब तक नहीं दी जाती तब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 जांच की अहंता पूरी न कर ले। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने फैसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी बताई। यह फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्हें केंद्र सरकार और भाजपा की साजिश का परिणाम बताया। कहा कि यह आरक्षण समाप्त करने की कोशिश है। खिलाफ जदयू आंदोलन करेगा और शीघ्र ही कार्यक्रम की घोषणा भी करेगी। कुशवाहा ने कहा कि जाति की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र सरकार की जाति की गिनती नहीं करवा रही। समय पर केंद्र सरकार ने जाति की गिनती करवा ली होती तो 3 टेस्ट की जांच प्रक्रिया पूरी हो जाती। यह स्थिति नहीं आती और आरक्षण चलता रहता, समय पर चुनाव हो जाता और भाजपा और केंद्र सरकार को चाह रही है और पिछड़े दलितों का आरक्षण समाप्त हो चुका है और इसकी कोशिश का यह परिणाम है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की जरूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो
आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है, यह चलता रहता है। दिल्ली नगर निगम चुनाव नजदीक आते देखकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में आपने कूड़े के रावण जलाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया। इसके माध्यम से पार्टी भाजपा और एमडीसी दोनों पर निशाना साधेगी। दिल्ली के 3500 से ज्यादा स्थानों पर कूड़े का रावण जलाया जाएगा और आप विधायक पार्टी की ओर से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा के एमसीडी में रहते हुए वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण में निगम को पिछड़ना पड़ा है। भाजपा ने 15 साल तक एमसीडी में सत्ता में रहने के बाद दिल्ली में पहले 3 कूड़े के पहाड़ खड़े किए थे, अब 16 नए कूड़े के पहाड़ खड़े करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से अपील है कि दशहरा के अवसर पर कूड़े के रावण जलाकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन में भाग ले। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव जल्दी हो सकते हैं और जिसमें भारी बहुमत से जीतकर आप दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी उठाए। उन्होंने कहा कि दशहरा का समय है और दशहरा के दिन बुराइयों के प्रतीक रावण को जलाया जाता है। दिल्ली में कूड़ा भाजपा की निष्फलता का प्रतीक बन चुका है। कूड़े का रावण नहीं है ये, का जो है ना, मतलब कूड़े से बना रावण नहीं है, कूड़े का रावण मतलब जो संकेत है उसका, उस रावण के ऊपर लिखा हुआ कूड़ा, समझ गए। जैसे कोई कहते कि हम जी भारतीय जनता पार्टी का रावण जलाएंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी जो जलेगी, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नाम होगा। तो कूड़े का रावण जो मैंने भी देखा अंग्रेजी अखबार में, उसमें लिखा होता गार्बेज रावण। तो वो सुनने में लगता है कि अब इतनी मेहनत कौन करेगा कि इनका कूड़ा इकट्ठा करके उसका रावण बनेगा। वो नहीं होगा, एक रावण बनेगा जिसपे सांकेतिक लिखा हुआ है भाजपा के कूड़े का रावण है। आदेश गुप्ता ने कहा कि 8 सालों के कार्यकाल में केजरीवाल ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया है और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बुजुर्गों की पेंशन को 2 से 3 गुना कर दिया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार के बुजुर्गों की पेंशन जारी करने के बयान को झूठा करारा साबित दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव आने से इसी तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खुद को दिल्ली का बेटा और हरियाणा का लाल कहने वाले केजरीवाल जनता की सहायता करने की जगह सिर्फ टीवी में नजर आते हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि 8 सालों के कार्यकाल में केजरीवाल ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन को बंद करके रखा है। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बुजुर्गों की पेंशन को 2 से 3 गुना कर दिया है, लेकिन केजरीवाल ने पिछले 5 सालों में बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी, जबकि गरीब बुजुर्गों का पेंशन की एकमात्र सहारा है। अपने कार्यालयों के अंदर महात्मा गांधी जी की तस्वीर को पहले से ही हटा दिया है। आम आदमी पार्टी जहां एक और दिल्ली में अपने कार्यालयों में, पंजाब सरकार के कार्यालयों में उन्होंने राष्ट्रपिता की तस्वीर हटाई है, वहीं दूसरी ओर जब वो गुजरात जाते हैं तो साबरमती जाकर वहां चरखा काटते हैं, वहां सूत काटते हैं और उसके बाद राष्ट्रपिता जी को आदरांजलि की बात करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने हैं। इस बीच केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकर खड़गे के समर्थन में आए और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने कभी भी बड़े नेताओं से उनका समर्थन करने की उम्मीद नहीं की थी। वह अब भी इसकी उम्मीद नहीं करते, लेकिन उन्हें सभी के समर्थन की जरूरत है। सांसद थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह चुनाव से पीछे हटकर उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करने जा रहे हैं जिन्होंने अब तक इनके इन प्रयास में समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं ने किसी समर्थन की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब भी इसकी उम्मीद नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि नागपुर, वर्धा और फिर हैदराबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला हूं और लोग वही है जो मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं और पीछे नहीं हटेंगे। पूछे जाने पर क्या खड़गे के लिए सुधाकरण का सार्वजनिक समर्थन दूसरों को उनका समर्थन करने में उत्साहित है कि नहीं, इस पर थरूर ने कहा कि हो सकता है कि ऐसा नहीं कर रहा, मुझे यह समझाने की जरूरत भी नहीं है। लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं एक बात कहूँगा, कोई भी गुप्त या सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी कहता है, लेकिन वोट गुप्त तरीके से होता है। साथ ही में उन्होंने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने किसे वोट दिया। लोग अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार वोट करते हैं। वे तय है कि किसे पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और इस भविष्य में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। Famous leaders between and before them, starting with Jawaharlal Nehru ji, have taught this nation and built the party to lead it into a brighter future. In my own efforts, I am guided by the lakhs, crores of party workers throughout the country who have taken this Congress party through good times and bad, and who are once again hoping for a renewed vigor and dynamism and energy in the Congress party. This is what I hope to bring to and through my campaign. I have a vision for the Congress, for the internal reorganization of the Congress, which I will be sending to every one of the 9,100 and odd delegates. We have just received just now the list of delegates, and we are also going to seek as much information so we can get them our message and seek their support. Today, the nomination papers I have submitted reflect the extraordinarily wide range of support that has been extended voluntarily to me by our party workers across the country. Famous leaders between and before them, starting with Jawaharlal Nehru ji, have taught this nation and built the party to lead it into a brighter future. In my own efforts, I am guided by the lakhs, crores of party workers throughout the country who have taken this Congress party through good times and bad, and who are once again hoping for a renewed vigor and dynamism and energy in the Congress party. This is what I hope to bring to and through my campaign. I have a vision for the Congress, for the internal reorganization of the Congress, which I will be sending to every one of the 9,100 and odd delegates. We have just received just now the list of delegates, and we are also going to seek as much information so we can get them our message and seek their support. Today, the nomination papers I have submitted reflect the extraordinarily wide range of support that has been extended voluntarily to me. आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह अक्टूबर में प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके अलावा जनवरी में केंद्र सरकार के प्रदेश में प्रवासीय भारतीय दिवस सम्मेलन और राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट के जरिए चुनावी माहौल तैयार करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर महीने में अंत में आने की उम्मीद है। कांग्रेस नेताओं की माने तो
प्रियंका गांधी उज्जैन में भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के मध्य प्रदेश में 24-25 नवंबर को प्रवेश करेगी। में रफ्तार के साथ राजस्थान में सियासी संकट के बादल एक बार फिर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 25 सितंबर को उठा हुआ तूफान अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की उनकी कमान समर्थित विधायकों ने सवाल रखे हैं, जहां दोनों गुटों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। राजस्थान में 25 सितंबर को हुआ सियासी घटनाक्रम के बाद शांत पड़ी राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में मंगलवार को एक बार फिर बवाल हो गया। प्रदेश में मची हलचल के केंद्र में इस बार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे, जिनकी हुई डेढ़ घंटे में की मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दिया है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। शाहजहां अपने दौरे के इस जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करेंगे, तो वहीं प्रदेश में विकास को गति देने के लिए भी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर के डीजी जनरल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के तार आतंकी संगठन से जुड़े गए हैं। आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फास्टिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ने डीजी लोहिया को कायराना हत्या की जिम्मेदारी दी है। कश्मीर में सक्रिय इस आतंकवादी संगठन ने जम्मू के उदयवाला में डीजी जल की उसके दोस्त के घर में हत्या करने का दावा करते हुए कहा कि इसमें हमले को अंजाम देकर उन्होंने यह दिखा दिया है कि जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। जगतजननी मां व आद्य शक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर गोरक्षनाथ पीठ एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वहन करते अपने ध्यान को और मजबूती दी। मंगलवार सुबह नवरात्र की 9वीं पर सीएम योगी ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ जी का विशिष्ट पूजन अनुष्ठान किया। विशेष परिधान में सीएम योगी ने पीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए मंगलवार सुबह 9 बजे से विधि विधान पूर्वक श्रीनाथ जी की पूजा आराधना की। बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को सुधाकर सिंह जिले के अधौरा पहुंचे। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अधौरा प्रखंड मुख्यालय में आदिवासियों और किसानों के साथ सम्मेलन किया। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर से विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चर्चा में है, लेकिन उनके आरोप ने उनके अपने दल राजद और सहयोगी जेडीयू को नाराज कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की नजरें अब 2024 में होने लोकसभा चुनाव पर है। तेलंगाना राष्ट्र समिति प्रमुख चंद्रशेखर 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर अपनी राष्ट्रीय पार्टी का नाम ऐलान कर सकते हैं। केसीआर के इस संभावित कदम को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। तेलंगाना कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष पूर्व सांसद मधु गौर ने कहा केसीआर का राष्ट्रीय पार्टी के गठन का फैसला बेतुका है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को बेवकूफ बनाया है और अब देश की जनता को बनाना चाहते हैं। यह उनके नामांकितों को छुपाने और परिवार के सदस्यों को दिल्ली शराब घोटाले से बचाने की चाल है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मामलों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों का सामान्य घोषित कर चुनाव प्रक्रिया में फिर से शुरू कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश राज कुमार की खंडपीठ ने 4 सीट पृष्ठों का निर्णय देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि बिहार सरकार के हुक्म से बंद कर।
बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गहरी नाराजगी जताई है। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस केंद्र सरकार और भाजपा की साजिश का परिणाम बताया है। कहा कि यह आरक्षण समाप्त करने की कोशिश है, जिसके खिलाफ जदयू आंदोलन करेगा। शीघ्र ही कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव नजदीक आते देख आम आदमी पार्टी यानी आप ने भाजपा पर हमला तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आपने कूड़े रावण जलाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके माध्यम से पार्टी भाजपा और एमसीसी दोनों पर निशान साधेगी। आदेश गुप्ता ने कहा कि 8 सालों के कार्यालय में केजरीवाल ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया और उसके बाद कहते रहते हैं कि उनको अपने कार्यालय में बुजुर्गों की पेंशन को 2 से 3 गुना कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने है। इस बीच केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकर खड़गे को समर्थन में आ गए हैं। सांसद थरूर ने बात करते हुए बताया कि वह चुनाव से पीछे हटकर उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करने जा रहे जिन्होंने अब तक उन्हें इस प्रयास में उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के बड़े नेता से किसी समर्थन की उम्मीद नहीं कर रहा था और मैं अब भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहा हूं। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो चली है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर में मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह अक्टूबर में प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके अलावा जनवरी में केंद्र सरकार प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में और राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट के जरिए चुनावी माहौल तैयार करेगी। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश से देश को चीतों की सौगात देने आए। अब 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने आ रहे हैं। उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर एक सभा को संबोधित करेंगे। केदारनाथ और काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के बाद अब प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल परिसर को भव्य स्वरूप दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी बीएसईएस डिस्कॉम सब्सिडी के पैसे देने के मामले में मुख्य सचिव को जांच करने को कहा है। एलजी ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट 7 दिन में सौंपने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खिंचातान का दौर नहीं है। शराब नीति को लेकर दोनों पार्टियों एक दूसरे को निशाना बना चुकी है। अब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है। एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी नेता अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। अनिल देशमुख को यह जमानत ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दरअसल उन्हें ईडी द्वारा दायर केस में मिली है। इन्होंने सीबीआई द्वारा दायर केस में चलते अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। मुंबई के पात्रचौल घोटाला केस में फंसे शिवसेना नेता संजय राउत को राहत मिली है। मुंबई की विशेष अदालत ने मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। अब 10 अक्टूबर को ही राउत की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल ईडी प्रवर्तमान निदेशालय ने मुंबई के गुड़गांव इलाके में पात्रचौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंध में संजय राउत को 1 अगस्त गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सरकार आती है तो वो आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी में राज्य का दर्जा देगी। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में पार्टी के आला नेताओं में बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर्नाटक में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित है, जबकि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार से भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेगी। अनुमान है कि जल्द प्रियंका गांधी के साथ यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबियत स्थिर बनी हुई है। सोमवार दोपहर को मेदांता अस्पताल ने पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया।
इस पर सिर्फ इतना बताया गया कि वह सिलचर यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट है। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। त्योहार के चलते सुरक्षा एजेंसी के आदेश पर भारत पाकिस्तान सरहद पर चौकसी को बढ़ाया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे तस्कर व शरारती तत्व लगातार ड्रोन भारतीय सरहद में बेच रहे हैं। सोमवार मंगलवार की रात पाकिस्तानी तस्करों की ओर से की गई एक और कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के जवानों ने बेनकाब किया है। पंजाब में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक सेक्टर में 5 बार पाकिस्तान की तरफ से ही ड्रोन सीमा पे घुसपैठ की। सोमवार रात 10:22 से 2:52 के बीच ड्रोन 5 बार भारतीय एरिया में आया। ड्रोन की आवाज सुनकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवानों ने इलू बम का इस्तेमाल किया और 33 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन लौट गया। शराब रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अभी भी सामने सामने है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट बॉम्बे कुला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC में रैली करेगा। 5 अक्टूबर को होने वाली इन दोनों रैलियों से पहले शिवसेना के दोनों गुट ने रैली की वीडियो टीजर जारी कर एक दूसरे पर तंज कसे हैं। शिवसेना में प्रतिद्वंदी खेमे के रूप में आगामी दशहरा रैलियों के लिए 5 अक्टूबर को अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार को बादरखुड़ा कॉम्प्लेक्स मैदान में तैयारियों जायजा लेने गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे खेमे को शिवाजी पार्क में मैदान में अपनी जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी है, जबकि शिंदे गुट के इसे BKC मैदान में आयोजित करेगा। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। अब से ठीक एक साल बाद 2023 में अक्टूबर के महीने में चुनाव को लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नजर राजस्थान पर है। कांग्रेस के नेता लगातार जहां सरकार सितंबर में एक ही महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राजस्थान में लाकर चुनावी मोड एक्टिव कर चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संग्राम अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे विधायकों को अपने अपने पक्ष में नामांकन करने में जुटे हैं। उम्मीद है कि गहलोत के इस्तीफे की पेशकश पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा। उधर विधायक दल की बैठक में नहीं जाकर समांतर बैठक करने और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी के इस्तीफे सौंपने वाले विधायकों के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं किया है। मध्य प्रदेश में आदि पुरुष फिल्म का ट्रेलर लेकर विवाद करवा गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है कि यदि पुरुष के विवादित दृश्य को नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद फिल्म के निर्माता ओम राउत को पत्र लिखेंगे, आपत्तिजनक दृश्य को दूर करने को कहेंगे। आदि पुरुष टीजर ने नेटिजन्स के निराश कर दिया है। ओम राउत द्वारा निर्देशित पहले टीजर में भगवान राम के रूप में प्रभास, रावण के रूप में सैफ अली खान और सीता के रूप में कृति सेनन और लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह है। टीजर को 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। हालांकि टीजर अब सभी गलत कारणों से चर्चा में है। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच का आदेश दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली में मुफ्त बिजली स्कीम रोकने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने इसे गुजरात से चुनाव भी जोड़ा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी को पसंद आ रही है, इसलिए भाजपा दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली में कथित बिजली घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर निशान साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए हैं। इसमें 4 से 5 बिंदु ऐसे हैं जिसके जानने के बाद कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण प्राइवेट कंपनियों को बिकाए को केजरीवाल सरकार की प्रारंभिक बैठकों में तकरीबन 3200 करोड़ रुपए को अधिक देने का आरोप किया गया है। प्रश्न ये उठता है कि यह क्यों किया गया। गुजरात के वडोदरा में भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ वायुसेना स्टेशन दारजीपुरा के पास एक ऑटो रिक्शा और ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, वहीं 7 अन्य लोग घायल भी हुए हैं।
वह जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जिला कलेक्टर AP गौर ने हादसे की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में एक सड़क हादसे में हुए लोगों की मौत पर दुख जताया और उनके परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि PMNRF से 2-2 लाख रुपए की मदद दिए जाने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक ट्वीट के मुताबिक मोदी ने कहा कि वडोदरा जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर देश में 5G सेवा लॉन्च कर दी है। शनिवार को उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान से मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई बड़े बिजनेसमैन का मौजूदगी में 5G सर्विसेज की शुरुआत की। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने बताया कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 के 6ठे संस्करण के साथ राज्यों के IT मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन 1 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यूजर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रिलायंस जियो ने भारत में 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा करते हैं। कंपनी जियो 5G सर्विसेज का बीटा ट्रायल कल यानी कि आज सुबह दशहरा के दिन शुरू कर रही है। यह सर्विसेज देश के 4 शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू की जाएगी। अब यह सर्विस ऑन इन्विटेशन है यानी कि मौजूदा जियो यूजर्स में से कुछ चुनिंदा यूजर्स को इस सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए इन्वाइट भेजा गया है। वंडर